Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today I am going to discuss the antibiotic resistance as well as the vaccine, the last topic of our chapter. So dear students, antibiotic resistance को सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है. So antibiotic resistance is the ability or capacity of bacteria to resist the effects produced by antibiotics. इससे प्रीवियस लेक्चर्स में डियर स्टूडेंट्स हमने डिटेल के साथ देखा एंटीबायोटिक्स को, एंटीबायोटिक्स के डिफरेंट ग्रुप्स को, उसकी मुख्तलिफ तरह की क्लासिफिकेशन को. तो एंटीबायोटिक्स ऐसे मेडिसिनल ड्रग्स होते हैं जो बैक्टीरिया को या तो किल कर देते हैं या फिर उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं. मीन्स या तो वो बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स होती हैं या वो बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक्स होती हैं. डियर स्टूडेंट्स, एंटीबायोटिक्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट मेडिसिन फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड. आमतौर पर दुनिया में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होने वाली, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली जो मेडिसिन हैं वो एंटीबायोटिक्स ही हैं. But unfortunately, my dear students, the bacteria have the ability, they have the capacity to generate resistance for them. उन एंटीबायोटिक्स के खिलाफ उनके पास ये सलाहियत मौजूद है कि उन एंटीबायोटिक्स के खिलाफ वो रेजिस्ट कर सकें या वो मुज़ाहमत कर सकें. डियर स्टूडेंट्स, ऐसे बैक्टीरिया जो होते हैं वो आम इस्तेमाल होने वाली कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक्स उनके ऊपर कोई असर नहीं कर रही होती. सच बैक्टीरिया आर नॉट इफेक्टेड बाय द कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक्स. डियर स्टूडेंट्स, एंटीबायोटिक्स जो होती हैं ये या तो उसकी ग्रोथ को रोकेंगी, मतलब कि बैक्टीरिया के जो रिप्रोडक्शन रेट होता है उसको रोक देती हैं, या फिर उनको सिरे से ही किल कर देती हैं. मीन्स के उनकी जो सेल वॉल सिंथेसिस है उसके साथ इंटरफेयर करके उनको किल कर देती हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था सेफेलोस्पोरिन में. लेकिन कुछ बैक्टीरिया वो मुख्तलिफ तरीक़ेकार इस्तेमाल करते हैं और इन एंटीबायोटिक्स के असर को ज़ायल कर देते हैं. वो तरीक़ेकार क्या होते हैं, वो डिफरेंट वेज क्या है, आइए उसको डिस्कस करते हैं. एक तो तरीका ये है, द फर्स्ट मेथड इज कि दे हैव द इंटरनल मैकेनिज्म्स, उनके इंटरनल प्रोग्राम्स ऐसे डेवलप्ड होते हैं जो कि एंटीबायोटिक के इफेक्ट को फिनिश कर देते हैं, उसको असरअंदाज नहीं होते. Means their internal mechanisms, they control, they work in such a way that the antibiotic is not affected on them. Second way, dear students, bacteria उनके अंदर दो तरह का DNA मौजूद होता है, the chromosomal DNA and the circular DNA. सर्कुलर डीएनए डियर स्टूडेंट्स, इसे प्लाज्मिड भी कहा जाता है, और इससे प्रीवियस चैप्टर में हमने इसको डिटेल से देखा भी कि प्लाज्मिड जो होता है ये वेक्टर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी करने के लिए, और उससे मुख्तलिफ तरह की अद्वियात और मुख्तलिफ तरह के बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स बनवाने के लिए. डियर स्टूडेंट्स, यही वेक्टर जो है, यही प्लाज्मिड जो है, इसके ऊपर मुख्तलिफ तरह के ऐसे जीन्स पाए जाते हैं जो कि एंटीबायोटिक्स को रेजिस्ट करते हैं, उनके इफेक्ट्स को खत्म कर देते हैं. तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, अब ये हर किसी के पास नहीं है, ऐसे जीन्स, ऐसे प्लाज्मिड्स हर बैक्टीरिया के पास नहीं होते. तो फिर इनके अंदर ये भी एबिलिटी है कि वो कॉन्जुगेशन के प्रोसेस के जरिए, मींस बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होते हैं पिल्लाए, ये सेक्स पिल्लाए, वो आपस में एक दूसरे के साथ मेट करके, मतलब जुड़ के, कॉन्जुगेट करके, और जो कॉपी होती है वो दूसरे बैक्टीरिया को ट्रांसफर कर देते हैं जिसके पास वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाला जीन यानी कि वो प्लाज्मिड नहीं होता. क्लियर डियर स्टूडेंट्स. और तीसरा तरीका डियर स्टूडेंट्स ये भी है कि बाज़ औक़ात हम ऐसी एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करवा रहे होते हैं जिसका असर उसके ऊपर नहीं होता. मीन्स इट हैज़ नो एफिकेसी ऑन द इन्फेक्शन. ऐसे इन्फेक्शंस के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही होती हैं, जैसा कि वायरल इन्फेक्शंस. तो डियर स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया को किल करने के लिए मेडिसिन हैं, मीन्स के एंटीबायोटिक्स, वो कभी भी वायरस को किल नहीं कर सकते. तो अगर हम वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स को इस्तेमाल करवाई जाएंगे, बार बार इस्तेमाल करवाई जाएंगे, तो उससे भी क्या होगा
कि डियर स्टूडेंट्स के उनके खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगी बैक्टीरिया में, और फिर आम जो इस्तेमाल होने वाली एंटीबायोटिक्स हैं ऐसे बैक्टीरिया पे असरअंदाज नहीं होंगी। और डियर स्टूडेंट्स एक और चीज़ भी है कि बार बार इस्तेमाल होना एक ही एंटीबायोटिक का और लंबे ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल होना, ये भी बैक्टीरिया के अंदर रेजिस्टेंस जो है वो प्रोड्यूस कर देता है। डियर स्टूडेंट्स जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है ये दुनिया में एक बड़े मसलों में से एक मसला बन चुका है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं जो कि मौजूदा दौर की द करेंटली प्रेजेंट एंटीबायोटिक्स उनके ऊपर कोई असरअंदाज नहीं होती हैं, वो रेजिस्ट कर देते हैं उनको। और माय डियर स्टूडेंट्स अगर हम हाई पोटेंसी या हाई स्ट्रेंथ एंटीबायोटिक्स उनको दें तो उनमें से भी कुछ बैक्टीरिया हैं जो उनको रेस्पॉन्ड करेंगे, अदरवाइज बाकी जो हैं वो फिर भी हाई डोजेज ऑफ एंटीबायोटिक्स को भी रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। तो होपफुली ये तो आपको क्लियर हो गया कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या है। मूव करते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ चैप्टर के, दैट इज वैक्सीन। तो हमारा टॉपिक था दैट वाज एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन। तो एंटीबायोटिक्स को हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया, उसकी क्लासिफिकेशन, उसके ग्रुप्स, एवरीथिंग, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को भी डिस्कस कर लिया। अब बात करेंगे वैक्सीन के हवाले से। तो डियर स्टूडेंट्स व्हाट आर वैक्सीन्स? Vaccines are the materials that contain dead or weakened pathogens. Dear students, dead का मतलब मरे हुए वायरस, बैक्टीरिया, या फिर वीकेंड का मतलब यह है कि उनकी अंदर इतनी वीकनेस हो कि वो डिजीज कॉज ना कर सकें। होंगे वो जिंदा, लाइफ होंगे, लेकिन उनके अंदर ये एबिलिटी नहीं होगी कि वो हमारे अंदर डिजीज को प्रोड्यूस कर सकें। तो जब ऐसा मटेरियल हमारी बॉडी में एडमिनिस्टर किया जाता है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट होगा और उनके खिलाफ, उन बैक्टीरिया, उन पैथोजेंस, उन वायरसेस के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगा, और एंटीबॉडीज क्या करेंगे? उनको किल कर देंगी। डियर स्टूडेंट्स आइए चलते हैं इसकी कहानी की तरफ कि दुनिया में सबसे पहले वैक्सीन कब और कैसे बनी। सो लेट्स मूव टू दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी। सो इन 1796 there was a British physician by the name of Edward Jenner. एक डॉक्टर था एडवर्ड जेनर इन 18th century 1796 में। वो बड़ा उस वक्त ये ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, बहुत कीन ऑब्जर्वर होते हैं। ये जो डॉक्टर्स होते हैं ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा पिक करते हैं, यही सलाहियत इनको आगे लेकर चलती है। तो उस दौर में डियर स्टूडेंट्स 1796 और इसी की दिहाई में इसके राउंड अबाउट एक इन्फेक्शन बहुत कॉमन था। जैसा कि आजकल वायरल इन्फेक्शन जैसे कि कोरोना वायरस बहुत कॉमन है, उन दिनों डियर स्टूडेंट्स जो एक इन्फेक्शन, वो भी वायरल इन्फेक्शन ही था, वो बहुत कॉमन था, और वो वायरल इन्फेक्शन था स्मॉल पॉक्स। यस माय डियर स्टूडेंट्स, स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स ये एक वायरल डिजीज है जो कि इसका एक वायरस होता है पॉक्स वायरस, उसकी वजह से ये फैलती है और जिस्म के ऊपर छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, और जब वो हील होती है तो स्किन के अंदर वो स्कार्स बन जाते हैं डिप्रेशन वाले, जिनको पॉक्स कहा जाता है, पिटेड डिप्रेशन बन जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स और उन दिनों में ये काफ़ी जानलेवा बीमारी रही, जैसे कि आजकल कोरोना है, इसी तरह से उन दिनों में ये स्मॉल पॉक्स ने काफ़ी तबाही मचाई हुई थी। अब एडवर्ड जेनर इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा था कि जिन लोगों को काउ पॉक्स हो जाता है उन लोगों को स्मॉल पॉक्स नहीं होता। लिसन वेरी केयरफुली डियर स्टूडेंट्स, एडवर्ड जेनर ने क्या ऑब्जर्व किया कि ऐसे लोग जिनको काउपॉक्स का इन्फेक्शन हो जाए उनको स्मॉल पॉक्स नहीं होता। स्मॉल पॉक्स तो मैंने आपको बता दिया कि ये एक वायरल इन्फेक्शन है जिसमें जो पेशेंट होता है, जो इफेक्टेड पर्सन होता है, उसके जिस्म के ऊपर वो दाने बन जाते हैं, और जब वो हील होता है तो डिप्रेशंस बन जाते हैं, पिटेड स्कार्स बन जाते हैं, तो दैट इज स्मॉल पॉक्स। और ये उस वक्त जानलेवा साबित होती थी, मतलब उसमें से कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो स्मॉल पॉक्स की वजह से मर भी जाते थे। काउपॉक्स इसी तरह से एक और इन्फेक्शन है जो कि कैटल्स में होता है, काऊ में होता है। उनके जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं उनको ये इफेक्ट करता है, और डियर स्टूडेंट्स ये वहां से ह्यूमंस के अंदर भी ट्रांसफर हो सकता है। तो ये उसकी ऑब्जर्वेशन थी
एडवर्ड जेनर की कि ऐसे लोग जिनको काउपॉक्स इन्फेक्शन हो रहा है उनको स्मॉल पॉक्स इन्फेक्शन नहीं होता। तो इस ऑब्जर्वेशन की बेस के ऊपर वो प्रूफ करना चाह रहा था, क्योंकि काफ़ी लोग स्मॉल पॉक्स की वजह से मर रहे थे। फिर उसने एक उसी अपने ही कंट्रीमैन की एक वाइफ से बात की और उस एक बात की, इस तरह से मैं एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं, अगर आप अपने बेटे को वॉलंटियर कर दें कि मैं इसके ऊपर तजुर्बा कर सकूं तो हो सकता है इससे दुनिया में काफ़ी हद तक स्मॉल पॉक्स की वजह से जो जानें जा रही हैं वो बच सकें। तो शी रिप्लाइड कि यस, कि अगर मेरे इस बच्चे की वजह से दुनिया के ऊपर के एक बहुत अच्छा इफेक्ट आ सकता है, उन लोगों की जानें बच सकती हैं इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने से, और तो मैं वॉलंटियर करती हूँ। और फिर उसका एक 8 साला बच्चा जिसका नाम था जेम्स फिप्स, उसका नाम था, ही वॉज एन 8 year old बॉय जेम्स फिप्स। तो उसको, माय डियर स्टूडेंट्स, उसने पहली दफ़ा काउपॉक्स का जो पस होता है, जो काउपॉक्स लेजन जो होगा, जख्म होता है, उसकी जो पस है उस बच्चे को इनोकुलेट की। अब हुआ क्या कि कुछ अरसे के बाद वो बच्चा विद इन अ फ्यू डेज वो बीमार हो गया। अब बीमार हुआ और ठीक हो गया। काउपॉक्स ऐसे ही था उन दिनों जैसे हमें खांसी नज़ला बुखार हो जाता है और फिर कुछ ही दिनों के अंदर वो ठीक भी हो जाता है। तो काउपॉक्स भी कुछ ऐसी ही बीमारी थी, लेकिन स्मॉल पॉक्स उस वक्त ऐसी बीमारी थी जैसे कि कोरोना, जैसे कि कोविड। तो डियर स्टूडेंट्स, ये ज़रा गंभीर सिचुएशन बन गई। अब खैर वो बीमार हुआ और कुछ ही दिनों के अंदर वो ठीक भी हो गया। अब उसके 6 हफ्ते के बाद, उसके ठीक होने के 6 हफ्ते के बाद, आफ्टर 6 weeks, एडवर्ड जेनर इनोकुलेटेड द पस ऑफ स्मॉल पॉक्स इनटू दैट वेरी बॉय। उसी लड़के को एडवर्ड जेनर ने जो स्मॉल पॉक्स है वो उसको इंजेक्ट कर दिया और वेट किया, लेकिन ही वॉज एस्टॉनिश्ड, उसको बहुत हैरान हुआ कि उस बच्चे को स्मॉल पॉक्स का इन्फेक्शन नहीं हुआ। मीन्स कि उसकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक थी। पहले उसने उस लड़के को काउपॉक्स से इन्फेक्ट करवाया और फिर बाद से स्मॉल पॉक्स से इन्फेक्ट करवाया, लेकिन उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। तो उसकी ऑब्जर्वेशन भी तो यही थी कि ऐसे लोग जिनको काउपॉक्स हो जाता है उनको स्मॉल पॉक्स नहीं होता। तो उसको बड़ी कामयाबी मिली। और डिस्ट्रेंट थोड़ा सा आपको और भी बताता चलूं, फिर साइंस कोई एक एक्सपेरिमेंट पर तो मानती नहीं है। फिर एडवर्ड जेनर ने 23 और लोगों के ऊपर सेम एक्सपेरिमेंट किया। उनको पहले काउपॉक्स इंजेक्ट की, उसकी पस इंजेक्ट की, फिर उसके कुछ हफ्तों के बाद, मींस के आफ्टर देयर 6 weeks, उनको फिर स्मॉल पॉक्स इंजेक्ट की, और ऐसा ही रिजल्ट, सेम रिजल्ट उसको दोबारा मिला कि उन 23 लोगों को भी स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। तो वो अपनी ऑब्जर्वेशन में कामयाब रहा। उसका जो हाइपोथेसिस उसके जो दिमाग में चल रहा था वो बिल्कुल ठीक निकला। और डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं कि एक्चुअली इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है, ये जो वैक्सीन्स हैं। अब थोड़ा सा एक और चीज़ यहाँ पर बताता चलूँ कि चूंकि वो जो पस पहले ली गई थी वो काउपॉक्स की, वो गाय के जो मेमरी ग्लैंड्स होते हैं वहाँ से लिया गया था, और उनकी लैंग्वेज में जो गाय होती है उसे कहते हैं वैका, और उससे निकलने वाले वो जो पस था उस मटेरियल को नाम दे दिया गया वैक्सीन का, और उसके इनोकुलेट करने को, उसके इंजेक्ट करने को, इस प्रोसेस को नाम दे दिया गया वैक्सीनेशन का। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? अब इसका मैकेनिज्म क्या है, ये वैक्सीन्स काम कैसे करती हैं, इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स, जितने भी पैथोजन होते हैं उनके ऊपर एक प्रोटीन, खास किस्म की प्रोटीन होती है, उसे कहते हैं एंटीजन। The pathogens carry a specific type of protein which is called as antigen। जो वो एंटीजन जैसे ही हमारे ब्लड में शामिल होता है, हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है, तो हमारे जो इम्यून सिस्टम वो एक्टिवेट होगा, और हमारा इम्यून सिस्टम डियर स्टूडेंट्स वो बेस करता है हमारे ल्यूकोसाइट्स पे, हमारे वाइट ब्लड सेल्स के ऊपर। ये हमारी आर्मी है, ये हमें मुख्तलिफ तरह के इन्फेक्शन से बचाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियस ग्रेड में पढ़ा था कि व्हाइट ब्लड सेल्स 2 तरह के होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड इयोसिनोफिल्स। और इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, जो एग्रेनुलोसाइट्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। और जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो फर्दर 2 तरह के होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड द टी लिम्फोसाइट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं इन एंटीजन से,
और बी लिम्फोसाइट्स क्या करते थे, आपको याद होगा, वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, वो खास किस्म की प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं जिन्हें कहते हैं एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज क्या करती हैं, वो उस एंटीजन के पास जाती हैं, उसके साथ स्टिक करते हैं और उसको किल कर देती हैं। और डियर स्टूडेंट्स, ना सिर्फ ऐसा करती हैं बल्कि ये जो बी लिम्फोसाइट्स हैं ये एक मेमोरी सेल्स भी बनाते हैं। याददाश्ती सेल्स जो होते हैं ये याद रखते हैं उस एंटीजन को जो आया था, तो उसके खिलाफ वो मेमोरी सेल्स भी बन जाती हैं। और जब कभी वो एंटीजन अपनी असली हालत में अपनी सही ताकत के साथ आता है तो ब्लड के अंदर मौजूद एंटीबॉडीज और मेमोरी सेल्स उसको पहचान लेते हैं और फिर उसको खत्म कर देते हैं। सो दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ वैक्सीन। सो डियर स्टूडेंट्स, याद रखना है कि वैक्सीन वैका से आया, मटेरियल को कहते हैं वैक्सीन, उसके इंजेक्शन को कहते हैं वैक्सीनेशन। और डियर स्टूडेंट्स, इसमें बी लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व होंगे। बी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, वो प्रोटीन्स बनाएंगे जिसको हम कहते हैं एंटीबॉडीज, और साथ में बनवाएंगे मेमोरी सेल्स, वो उसको याद भी रखेंगे। लेकिन अगेन जो वैक्सीन है उसके अंदर मरा हुआ है या वो वीकेंड पैथोजन है तो वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहा, बस हमारा इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाई जा रहा है, मेमोरी सेल्स बनाई जा रहा है। और जब कभी वो नॉर्मल हालत में आ गया तो उसके मार कुटाई के लिए सब पहले से सामान तैयार है, उसको मल्टीप्लाई करने की इजाजत ही नहीं दी जाएगी। जैसे एंटर होगा वो एंटीबॉडीज और मेमोरी सेल्स मिलकर उसकी जो है उसको किल कर देंगे और फिर इस तरह से इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, कुछ ऐसी वैक्सीन्स होती हैं जो कि लाइफ टाइम इम्यूनिटी नहीं देती हैं। तो जैसे कि टेटनस टॉक्साइड, जो आमतौर पर रोड साइड एक्सीडेंट होता है तो उसमें हम टेटनस का इंजेक्शन लगवाते हैं, वो लाइफ टाइम इम्यूनिटी नहीं देती। तो ऐसी कंडीशन में फिर बूस्टर शॉट्स लगवाए जाते हैं, वो वक्तन फवक्तन फिर लगवाने पड़ते हैं और फिर उससे इम्यूनिटी जो हमारी मेंटेन रहती है। और बच्चों के अंदर खास तौर पर डियर स्टूडेंट्स, जो नौमौलूद बच्चे से लेकर और उसके स्कूल जाने से पहले पहले एक बाकायदा एक पूरा प्रोग्राम होता है हुकूमत की तरफ से, उसे कहते हैं EPI, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। उसके तहत मुख्तलिफ तरह की जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं, वायरस और बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ होती हैं, उसके खिलाफ वैक्सीन्स पिलाई जाती हैं, जिसमें हुपिंग कफ, डिफ्थीरिया, हुपिंग कफ काली खांसी को कहते हैं, डिफ्थीरिया खुन्नाक को कहते हैं, इसी तरह से हेपेटाइटिस उसके खिलाफ वैक्सीन लगाई जाती है, इसी तरह से मीजल्स खसरे के खिलाफ वैक्सीन लगाई जाती है, इस तरह से मम्प्स कनपेड़े उनके खिलाफ वैक्सीन लगाई जाती है, इसी तरह से रुबेला ये भी एक वायरल डिजीज़ है, इसके खिलाफ वैक्सीन लगाई जाती है, और इसी तरह से ट्यूबरकुलोसिस उसके खिलाफ वैक्सीन लगाई जाती है। तो बच्चा स्कूल जाने से पहले पहले उसकी जो कुव्वत मुदाफ़त बेहतर हो जाती है और वो बीमारियों से लड़ने के काबिल हो जाता है। और डियर स्टूडेंट्स, इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि इसके जो मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो कौन कौन से हो सकते हैं, या MCQ में आपसे पूछा जा सकता है। तो जो सबसे कॉमन मेथड है वैक्सीन्स के एडमिनिस्टर करने का, दैट इज़ इंजेक्शन। इंजेक्शन के ज़रिए आप लोगों ने कोविड वैक्सीन लगवाई होगी तो आपने देखा होगा कि इंजेक्शन के ज़रिए दे रहे होते हैं। जैसे पोलियो जो है वो ड्रॉप्स की शक्ल में पिलाई जाती है, तो कुछ ओरली भी पिलाई जाती हैं, लेकिन जो कॉमन मेथड है वैक्सीन के इंजेक्ट करने का, जो एडमिनिस्टर करने का, वो है इंजेक्शन। और इसके अलावा नेजल स्प्रेज भी होते हैं, उसके ज़रिए भी जो है वो वैक्सीन एडमिनिस्टर करवाई जा सकती है, या फिर अल्टीमेटली ओरल ड्रॉप्स यानी कि ड्रॉप्स की शक्ल में भी ये वैक्सीन जो है वो एडमिनिस्टर करवाई जा सकती है। सो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि नौमौलूद बच्चों को और 5 साल या 5 साल से कम उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगवाना मत भूलिएगा। होपफुली ये मैकेनिज्म जो है इसका वैक्सीन का वो भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।